हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मोबाइल रिपेयर ट्रिक। आज की इस वीडियो में हम EasyJet प्लस बॉक्स का ट्रेनिंग लेसन 3 बना रहे हैं, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं हाउ टू रीड डम्प फाइल। मतलब कि हम डम्प फाइल कैसे बना सकते हैं EasyJet प्लस बॉक्स में, और इस डम्प फाइल का यूज़ करके हम किसी भी डेड बूट वाले फ़ोन को रिपेयर कर सकते हैं। मतलब कोई ऐसा हैंडसेट जो बूटिंग पार्टीशन करप्ट होने की वजह से डेड हो गया है, और उसको हम इस डम्प फाइल को राइट करके दोबारा से उसे लाइव कर सकते हैं। लेकिन जिस मॉडल के लिए हम इस डम्प फाइल को बनाते हैं, ये पर्टिकुलर उसी मॉडल के ऊपर राइट होती है। बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि क्या किसी भी डम्प फाइल को हम किसी और मॉडल में या किसी और फ़ोन में यूज़ कर सकते हैं? तो देखिए, ऐसा नहीं होता है। ये पर्टिकुलर जिस फ़ोन के लिए, जिस मॉडल नंबर के लिए बनाया जाता है, उसी मॉडल में ये डम्प फाइल वर्क करता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। देखिए फ्रेंड्स, जब हम EasyJet प्लस बॉक्स को इंस्टॉल करते हैं तो उसमें इतने कुछ आइकॉन्स आते हैं, जैसे कि EasyJet टूल, EasyJet SPI फ्लैशर, EasyJet प्लस, Z3X eMMC मैनेजर, EasyJet सिंगल पैकेज रिपेयर। तो इस तरह से इतना आइकॉन्स हमारे EasyJet प्लस बॉक्स में आते हैं। तो देखिए, इसमें जो यहाँ पर एक EasyJet प्लस टूल आप देख रहे हैं, इसके अंदर EasyJet की जितनी भी सर्विसेज है वो सारे ओपन होते हैं। मतलब जैसे कि UFS, नैनचिप और जितने भी प्लेटफॉर्म पर EasyJet प्लस काम करता है। अभी फिलहाल में हम यहाँ पर देखिए EasyJet प्लस वाला आइकॉन को ओपन करेंगे। देखिए, जब हम इसे ओपन करते हैं तो इसका इंटरफेस कुछ इस तरह से आता है। और देखिए, ये हम लाइव वीडियो पहली बार इसके ऊपर eMMC बॉक्स के ऊपर बना रहे हैं, क्योंकि इससे पहले हमने आपको EasyJet प्लस बॉक्स को एक्टिवेट करना और उसे इंस्टॉल करना बताया था। अब हम इस बॉक्स के ऊपर पहले एक लाइव eMMC के ऊपर डंप बना रहे हैं, इसलिए इससे पहले हम आपको कुछ इस बॉक्स के बारे में ज़रूरी बातें बताने वाले हैं। मतलब एक तरह से हम इस बॉक्स का जो सॉफ्टवेयर है EasyJet प्लस टूल का, उसका eMMC का जो सॉफ्टवेयर है उसका हम आपको इसमें इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। देखिए, जब भी हम EasyJet प्लस टूल को ओपन करते हैं तो इस तरह से कुछ इंटरफेस हमें देखने को मिलता है। अब इसमें सबसे ऊपर टॉप पर अगर आप देखेंगे तो कनेक्टिविटी को लेकर के, मतलब वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी, बस विड्थ, सॉकेट ISP कनेक्टर वगैरह से रिलेटेड आपको यहाँ पर ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। तो देखिए, जो सबसे ऊपर यहाँ पर आपको वोल्टेज देखने को मिलता है वो हमारे वोल्टेज होते हैं जो कि eMMC को दिए जाते हैं। आप इसे बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने दें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और इसके अलावा जितनी भी फ्रीक्वेंसी और बस विड्थ है, इन्हें आप बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने दीजिए। और देखिए, ज़रूरत के हिसाब से इन्हें कम या ज़्यादा किया जा सकता है, लेकिन फ़िलहाल में हम अभी हमारी eMMC को BGA सॉकेट में कनेक्ट करेंगे। और हमेशा जब भी आप किसी eMMC को BGA सॉकेट से कनेक्ट करते हैं तो ये बॉक्स खुद से वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी और बस विड्थ को सेट कर लेते हैं, जैसा कि हमारा UEFI बॉक्स भी करता है। जितने भी प्रोफेशनल बॉक्स हैं जैसे UEFI, EasyJet, मेडूसा, ये हमेशा BGA सॉकेट के अंदर eMMC के हिसाब से ही वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी और बस विड्थ को सेट कर लेते हैं। तो इसमें कभी भी हमें मैनुअली सेट नहीं करना चाहिए। कुछ केसेस में हमें सेट करने की ज़रूरत होती है, लेकिन वो हम जैसे जैसे इन लेसन्स को आगे बढ़ाएंगे, ट्रेनिंग लेसन्स को, तो हम आपको आगे इन सभी के बारे में पूरा कंप्लीट नॉलेज देंगे। लेकिन अभी के लिए हमें इन्हें किसी भी तरह से सेटिंग में चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। बाय डिफ़ॉल्ट देखिए, EasyJet और ई सॉकेट दोनों ही इसमें सिलेक्टेड होते हैं। अगर आप चाहें तो अगर आप ISP से इसे कनेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ से इसे कर सकते हैं, या फिर अगर आप BGA 254 वाला सॉकेट जिसके अंदर eMMC UFS दोनों ही होते हैं तो उसे भी यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर ई सॉकेट ही सिलेक्टेड है, क्योंकि हम हमारी eMMC को BGA सॉकेट के थ्रू कनेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद में देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे जैसे हमारे UEFI बॉक्स में आइडेंटिफाई eMMC का बटन होता है, वैसे ही यहाँ पर चेक eMMC और UFS का बटन होता है। और देखिए, यहाँ पर नीचे दो आप जो टिक लगे हुए दिख रहे हैं, एक हमारे ये सॉफ्टवेयर पार्टीशंस की कंप्लीट डिटेल देता है और एक में हमें फर्मवेयर की इन्फॉर्मेशन आती है। तो इन दोनों पर ही टिक लगे रहने दे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इससे हमें eMMC की फुल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो देखिए, अब हम हमारी eMMC को BGA सॉकेट के थ्रू EasyJet प्लस बॉक्स के अंदर कनेक्ट कर रहे हैं। और कनेक्ट करने के बाद जस्ट हमें यहाँ पर चेक eMMC बटन के ऊपर क्लिक करना है। देखिए, हमने यहाँ पर इस पर क्लिक कर दिया है। देखिए, हमारी eMMC डिटेक्ट हो रही है। ये देखिए, अब मैं आपको यहाँ पर इसका डिफरेंस समझाता हूँ। जो हमने यहाँ पर गेट फर्मवेयर वर्जन पर टिक किया हुआ है, अगर यहाँ पर टिक नहीं होता तो हमें ये फर्मवेयर की इन्फॉर्मेशन देखने को नहीं मिलती। अगर हम यहाँ पर रीड सॉफ्टवेयर पार्टीशंस के ऊपर टिक नहीं लगाते तो हमें ये पार्टीशंस की इन्फॉर्मेशन देखने को नहीं मिलती। तो इस तरह से
हमारे EasyJetech प्लस बॉक्स के अंदर दो ऑप्शन यहाँ पर है, अगर हम दोनों पे टिक हटा देते तो ये इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिलती है। उसके अलावा ऊपर जो आप यहाँ पर इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं वो इमेमसी से रिलेटेड है, जैसे कि हमारी इमेमसी का CID नंबर, CSG नंबर, जो हमारे इमेमसी का प्रोडक्ट नेम होता है वो, और यहाँ पर आपको ब्रांड भी देखने को मिलेगा कि सैमसंग की इमेमसी है। इसके बाद में आप देखेंगे तो यहाँ पर इसके पार्टीशंस की इन्फॉर्मेशन होती है, रोम 1, रोम 2 इस तरह से। और आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे जो इमेमसी के पार्टीशंस है उसके बारे में यहाँ पर इन्फॉर्मेशन मिल रही है, और इमेमसी से रिलेटेड बाकी जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर मिल रही है। देखिए जैसे जैसे हमारे लेसन्स आगे बढ़ते जाएंगे हम आपको इन सभी फंक्शंस के बारे में और सभी इन्फॉर्मेशन के बारे में पूरा डिटेल में बताएंगे कि ये कौन सा ऑप्शन किस चीज़ के, इमेमसी के किस ऑप्शंस को डिफाइन करता है, या किस उसके पार्टीशन या पर्टिकुलर किस एरिया से रिलेटेड होता है। तो जैसे जैसे हमारे लेसन्स आगे बढ़ेंगे हम आपको इमेमसी के बारे में सभी नॉलेज देंगे। और देखिए किसी भी फ़ोन की डंप फाइल को रीड करने से पहले या राइट करने से पहले हमें इसके क्राइटेरिया को समझना होगा। और अगर आप लोगों को पता हो तो इससे पहले हमने इमेमसी के ट्रेनिंग के ऊपर कुछ लेसन्स बनाए थे, अगर आपको याद हो तो उसमें हमने लेसन 7 के अंदर इमेमसी रीड करने से पहले उसके क्राइटेरिया के बारे में बताया था, क्योंकि हर बॉक्स का क्राइटेरिया अलग अलग होता है और खासकर UEFI बॉक्स करना ईजी लगता है और EasyJetech प्लस बॉक्स को यूज़ करना टफ लगता है। लेकिन देखिए फ्रेंड्स ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर आपको प्रॉपर नॉलेज है तो आप चाहे EasyJetech हो, UEFI हो या मेडुसा बॉक्स हो या इससे भी ऊपर का कोई बॉक्स हो या इनके अलावा भी कोई बॉक्स हो, आप उसे भी बहुत इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको एक इमेज बताना चाहेंगे जिससे आपका एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि किस बॉक्स का क्राइटेरिया कैसा होता है। देखिए फ्रेंड्स अगर आपको याद हो तो हमने इससे पहले जो इमेमसी के लेसन्स बनाए थे उनमें ये आपको एक डायग्राम दिखाया था। देखिए हमारे जो UEFI बॉक्स और EasyJetech होते हैं ये दोनों ही अलग अलग पार्टीशंस को अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे कि देखिए ये हमारा इमेमसी होता है, इसके अंदर इस तरह से 4 पार्टीशंस होते हैं जिन्हें हम बूट 1, बूट 2 जो कि बूटिंग से रिलेटेड होते हैं, RPMB जो कि हमारे इमेमसी के सिक्योरिटी पोर्शन से रिलेटेड होता है, और यूज़र एरिया जहाँ पर हमारे एंड्रॉयड सिस्टम का मतलब उसका एंड्रॉयड सिस्टम और हमारा जो यूज़र का डेटा होता है वो यहाँ पर होता है। लेकिन देखिए UEFI बॉक्स और EasyJetech इन्हें अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे UEFI बॉक्स में जो हम डंप फाइल बनाते हैं बूट पार्टीशन 1 के लिए उसे UEFI बॉक्स बूट 1 ही कहता है, लेकिन EasyJetech प्लस बॉक्स उसे ROM 2 के नाम से जानता है। वैसे ही जो हमारा बूट पार्टीशन 2 होता है UEFI उसे बूट 2 ही बोलता है, लेकिन EasyJetech प्लस बॉक्स उसे ROM 3 बोलता है। वैसे ही जो हमारा यूजर एरिया पार्टीशन होता है उसे UEFI बॉक्स यूजर एरिया ही बोलता है, लेकिन जो हमारा EasyJetech प्लस बॉक्स होता है वो उसे ROM 1 के नाम से जानता है। तो इस तरह से हमें कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए दोनों ही बॉक्स अलग अलग होते हैं, लेकिन इन दोनों की फाइल आप एक दूसरे में बिल्कुल यूज कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि UEFI बॉक्स की फाइल आप EasyJetech में यूज नहीं कर सकते या फिर EasyJetech से बनाई हुई डंप फाइल को आप UEFI बॉक्स में यूज नहीं कर सकते। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये दोनों बॉक्स की फाइल आप UEFI से रीड करी हुई EasyJetech में भी यूज कर सकते हैं और EasyJetech से रीड करी हुई आप UEFI बॉक्स में भी यूज कर सकते हैं। अगर कोई डिफरेंस होता है तो वो इनका नाम होता है, इनका एक्सटेंशन जो होता है वो अलग होता है बस, लेकिन फाइल दोनों में ही सेम होती है। अब देखिए जैसे कि हमने अभी आपको यहाँ पर बता दिया है कि बूट 1 EasyJetech में ROM 2 होता है और बूट 2 जो ROM 3 होता है यूजर एरिया ROM 1 होता है, बस हमें इतना ही ध्यान रखना है। अब देखिए हमें किसी भी फ़ोन की जब डंप फाइल बनाना होती है, देखिए थोड़ा सा डंप फाइल को मैं वो डिस्क्राइब कर देता हूँ। वैसे तो हमने इमेमसी ट्रेनिंग में डंप फाइल को बहुत ही ज़्यादा डीपली इसमें हमने बताया है कि डंप फाइल क्यों होती है और उसे क्यों बनाया जाता है, फिर भी मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ कि हमारी इमेमसी के अंदर जितने भी पार्टीशंस होते हैं उनकी डंप फाइलों को बनाया जाता है और उन फाइलों को रीड करने के बाद सेम ब्रांड के सेम मॉडल के अंदर राइट करने के बाद किसी भी हम डेड हुए फ़ोन को, मतलब जो डेड बूट जिनका हो जाता है, उन्हें रिकवर करने के लिए डंप फाइलों को राइट किया जाता है। जिस तरह से हम किसी भी फ़ोन के सॉफ्टवेयर को रिपेयर करने के लिए फ्लैश करते हैं फर्मवेयर से, वैसे ही हमारे इमेमसी के अंदर पार्टीशंस होते हैं अलग अलग, जो कि जैसे हमारे कंप्यूटर के अंदर हार्ड डिस्क के अंदर पार्टीशंस होते हैं वैसे ही हमारे इमेमसी के अंदर पार्टीशंस होते हैं। बस डिफरेंस इतना होता है कि कंप्यूटर के अंदर जितने भी पार्टीशंस बने होते हैं वो हम अपने हिसाब से बनाते हैं, लेकिन इमेमसी के अंदर जितने भी पार्टीशंस बने होते हैं वो प्री डिफाइंड होते हैं, मतलब पहले से ही बने हुए होते हैं और हर चीज़ के लिए फिक्स होते हैं। जैसे कि 8 GB की इमेमसी है तो वो फिक्स होता है, 16 GB की इमेमसी है तो उसके हर पार्टीशंस फिक्स होते हैं। तो देखिए यहाँ पर इस इमेमसी की इन्फो में आप देख सकते हैं यहाँ पर ROM 1, ROM 2 और RPM भी इस तरह से पार्टीशंस बने हुए हैं।
तो आप देखेंगे यहाँ पर तो किसी भी इमएमसी के साइज को या उसके इन्फॉर्मेशन को देखने में हमें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं इमएमसी का पूरी इन्फॉर्मेशन दी हुई होती है। इन तीनों पार्टीशन से हम समझ सकते हैं कि इस इमएमसी का साइज कितना है। आप देखेंगे यहाँ पर जो सबसे ऊपर इसमें इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है रोम 1, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो एमबी का साइज है वो करीब करीब हमें 14 से 15 जीबी के समथिंग है। तो आपको पता ही है कि जैसे 16 जीबी की जो इमएमसी या स्टोरेज होता है उसका साइज कुछ इतना ही होता है। अगर 8 जीबी की इमएमसी होती तो इसका कुछ 7000 एमबी के समथिंग कुछ इसका साइज होता। तो इस तरह से ये हमारी इमएमसी जो है ये 16 जीबी की है। और यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं रोम 2 और रोम 3 का साइज जो है यहाँ पर 4 एमबी बताया गया। मतलब इसके जो बूट पार्टीशन 1 और 2 है वो 4 MB के हैं। उसके बाद में देखिए यहाँ पर जो RPMB होता है हमारा रीप्ले प्रोटेक्टेड मेमोरी ब्लॉक, और वो 4 MB का है। तो डंप फाइल में वैसे हमें इसको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि डंप फाइल में मोस्टली अगर हम बात करें MT के हैंडसेट है तो उसमें हमें रोम 1 रोम 2 इम्पॉर्टेंट होता है, और अगर स्प्रेडरम हैंडसेट है तो उसके अंदर रोम 2 और रोम 3 दोनों ही इम्पोर्टेंट होते हैं। और यूज़र एरिया की अगर हम बात करें जो कॉलकॉम वाले हैंडसेट होते हैं तो उनके अंदर अगर हम चाहे तो इन दोनों ही फाइलों को नहीं भी लेते हैं तो हमारा फ़ोन में डंप फाइल जो इंपॉर्टेंट होती है वो रोम 1 ही होती है, या फिर हम उसे डायरेक्टली भी फ्लैश कर सकते हैं। लेकिन देखिए ये सब हम आपको आगे के लेसन्स में डीपली बताने वाले हैं। अभी फ़िलहाल में हम क्योंकि डंप फाइल बनाना सीख रहे हैं तो हमें यहाँ पर सिर्फ 3 फाइलों को ही, मतलब 3 पार्टीशंस के ऊपर ही लेना है। देखिए अब यहाँ पर हम आपको डंप फाइल रीड करके बताएंगे। सबसे पहले हम बूट 1 और बूट 2 को लेंगे। देखिए जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। जैसा कि रोम 2 है वो बूट पार्टीशन 1 है, और जो हमारा रोम है वो हमारा बूट पार्टीशन 2 है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर रोम 2 का डंप बनाएंगे। तो हमने यहाँ पर रोम 2 सिलेक्ट किया है, और आप देख सकते हैं यहाँ पर रोम 2 और रोम 3 दोनों ही 4 MB के हैं। तो हमें यहाँ पर नीचे 4 MB के फाइल को सिलेक्ट करना है। देखिए यहाँ पर 4 MB का साइज आ गया है, और यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद जस्ट हमें यहाँ पर रीड इमएमसी बटन पर क्लिक करना है। देखिए जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया है इसने हमसे फोल्डर की लोकेशन मांगी है। तो हम डेस्कटॉप पर एक फोल्डर बनाएंगे, क्योंकि ये हमारा हैंडसेट जो है Redmi Note 3 है। तो हम यहाँ पर इसका फोल्डर बना लेंगे Note 3 के नाम से, और यहाँ पर हम इसे सेव करेंगे। देखिए यहाँ पर ये हमारा जो रोम 2 मतलब बूट पार्टीशन 1 है वो रीड हो चुका है। वैसे ही हम यहाँ पर अब रोम 3 रीड करेंगे, जो कि हमारा बूट पार्टीशन 2 के लिए होता है, और इसका भी साइज आपको यहाँ से पता ही चल जाता है कि ये 4 MB का है। तो हम इसे 4 MB का रीड करेंगे। ये देखिए यहाँ पर हम आए, ये 4 MB हमने सिलेक्ट किया, और इसे भी हमने रीड इमएमसी बटन पे क्लिक करके हम इसे रीड करेंगे। और दोबारा से इसने हमसे लोकेशन पूछा है, हम सेम फोल्डर में ही इसे करना चाहते हैं, तो जस्ट हमें सेव बटन पे क्लिक करना है। देखिए अब इसके बाद जो होता है हमारा रोम 1, यहाँ पर हमने मेन यूज़र एरिया जहाँ पर हमारा फर्मवेयर और यूज़र डेटा होता है उसे सिलेक्ट किया। और देखिए अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, क्योंकि जो हमारा रोम 2 और रोम 3 होता है उनका साइज फिक्स होता है, तो उससे हमें फिक्स्ड साइज के हिसाब से, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 MB था तो हमने 4 MB का ही लिया। लेकिन जो रोम 1 होता है वहाँ पर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि देखिए रोम 1 का भी साइज फिक्स होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 14910 जो दिखा है, मतलब ये 16 GB का इमएमसी है। लेकिन यहाँ पर जरूरी नहीं है कि हमें 16 GB का ही ले। अगर आप किसी फ़ोन का सिर्फ डेड बूट रिपेयर करने के पर्पज़ से अगर डंप फाइल बना रहे हैं तो यहाँ पर आपको मिनिमम 512 MB लेना चाहिए। वैसे तो आप देखिए 64 MB या 128 MB या 256 MB भी ले सकते हैं, लेकिन 512 MB लेना ज़्यादा बेस्ट होता है किसी भी फ़ोन के डेड बूट को रिकवर करने के लिए। उसके पीछे एक रीज़न होता है जो हम आपको आगे के लेसन्स में बताएंगे। लेकिन अभी हम आपको यहाँ पर इसके बारे में बता रहे हैं कि अगर आप किसी भी फ़ोन को डेड बूट के लिए डंप फाइल बना रहे हैं तो उसका रोम 1 जो मतलब यूज़र एरिया होता है उसको आप 512 MB लेते हैं तो आपका फ़ोन 101% उसका बूट रिपेयर होगा और वो ऑन भी होगा। लेकिन बस उसे आपको अलग से फ्लैश करना होगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसी में जो हम रोम 1 की डंप बना रहे हैं उसी के अंदर अगर हमें फर्मवेयर भी लेना है तो आप चाहें तो इमएमसी के जितना साइज होता है उस हिसाब से भी ले सकते हैं। लेकिन देखिए हमें इतने हैवी साइज की डंप फाइल नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि
उसमें और भी बहुत सारी ऐसी फाइलें होती है जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन साइज़ ज़्यादा होने की वजह से हमें स्टोरेज में, मतलब हमारे कंप्यूटर के अंदर हम इतने सारे मॉडल की डंप फाइल रखते हैं तो स्टोरेज की बहुत ही ज़्यादा हमें प्रॉब्लम होती है। क्योंकि आपको पता है आजकल हर फ़ोन की जो मिनिमम स्टोरेज आ रही है वो 32 या 64 GB आ रही है, और इतना स्टोरेज कैपेसिटी हमारे सिस्टम के अंदर नहीं होती है, और अगर हम इतनी ज़्यादा हार्ड डिस्क लगाते हैं तो हमें बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसेस होते हैं। और देखिए फर्मवेयर नेट पर इजीली अवेलेबल होती हैं, तो हमें इतना हैवी साइज में, इतने बड़े साइज में डंप फाइल बनाने से कोई मतलब नहीं है। तो हम यहाँ पर 512 MB को सिलेक्ट करेंगे। अब देखिए हमने यहाँ पर 512 MB सिलेक्ट कर लिया है और हम रीड eMMC पर क्लिक करेंगे, और ये दोबारा से हमें वही फोल्डर की लोकेशन पूछेगा, तो हम सेम फोल्डर में ही इसे सेव करेंगे। और देखिए यहाँ पर हमारी जो eMMC है वो रीड हो रही है, और आप देख सकते हैं ये हमारी eMMC जो है रीड होना स्टार्ट हो चुकी है। देखिए यहाँ पर जो साइज़ है वो 512 है, इसलिए इसने थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लिया, और इससे पहले हमने 44 MB के बनाए थे जो क्लिक करते से ही बन गई थी। लेकिन देखिए EasyJet प्लस बॉक्स के अंदर BGA सॉकेट में स्पीड काफ़ी फास्ट होती है। आप देख सकते हैं 512 MB की भी यहाँ पर 28 सेकेंड्स में बन गई है, तो इसमें इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। और देखिए ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, अब देखिए हमारे फोल्डर के अंदर हमने तो 3 ही फाइल बनाई थी, ROM1, ROM2, ROM3, लेकिन आपको यहाँ पर बहुत सारी फाइलें देखने को मिल रही है। तो देखिए इसमें कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आसान है। देखिए यहाँ पर जो फर्मवेयर वर्जन का टेक्स्ट फाइल बना है उसके अंदर हमारा एंड्रॉयड के वर्जन के बारे में बताया। देखिए हमने इसे ओपन करा है तो इसने वही इन्फॉर्मेशन दी है जो ROM1 के अंदर फर्मवेयर इंस्टॉल है उसके बारे में इसने हमें इन्फॉर्मेशन दी है। और जो यहाँ पर आप ये देख रहे हैं एक AJNB4R, ये देखिए हमारी EXDCSD फाइल की इन्फॉर्मेशन दे रही है। क्योंकि देखिए हमने यहाँ पर 3 फाइलों को रीड किया था, इसलिए यहाँ पर जो है 3 EXDCSD फाइल बन गई। क्योंकि देखिए जैसा हमारा UEFI बॉक्स भी होता है या फिर और जितने भी eMMC बॉक्स होते हैं, जब भी हम कोई डंप फाइल बनाते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट EXDCSD फाइल बन ही जाती है, जो कि हमारे बूट पार्टीशन के कॉन्फ़िगरेशन को डिफाइन करती है। अगर आपको पता हो तो हमने इससे पहले UEFI का बूट कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर लेसन बनाया था, तो उसमें यही बताया था कि EXDCSD फाइल जो होती है वो हमारे eMMC के बूट कॉन्फ़िगरेशन से होती है। देखिए अगर आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो UEFI का लेसन 7 देखिए, या फिर हमारे eMMC टर्निंग लेसन्स के अंदर भी हमने बूट कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है। तो देखिए जितनी भी बार हम कोई भी डंप फाइल बनाते हैं उतनी बार EXDCSD फाइल बन जाता है। लेकिन देखिए यहाँ पर 3 अगर EXDCSD फाइल भी बन जाते हैं तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो सबसे लास्ट में बनती है आप उसे रख सकते हैं। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर हमने तीनों फाइलों को रीड किया तो यहाँ पर 3 EXDCSD फाइल बनी। देखिए एक का जो टाइम यहाँ पर आया वो 1056 AM है, एक हमने उसके बाद बनाया 1057, और बाद में हमने जब ROM1 बनाया तो यहाँ पर 1059 टाइम आया। तो इसमें से हम इसे रख सकते हैं और बाकी इन दोनों फाइलों को जो है यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। इसमें कोई देखिए इन तीनों फाइलों में डिफरेंस कुछ भी नहीं है, तीनों फाइलें सेम ही है, क्योंकि इनमें सिर्फ बूट कॉन्फ़िगर किया हुआ है जो कि हमारे प्रोसेसर मतलब चिपसेट के हिसाब से होता है। तो ये तीनों ही फाइलें सेम है, इसमें से आप कोई सी भी रख लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए इस तरह से हमारे डंप फाइल हमने EasyJet प्लस बॉक्स से रीड करी है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको EasyJet प्लस बॉक्स से डंप फाइल बनाना आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट या क्वेश्चंस हैं तो आप इस वीडियो पर कमेंट कर सकते हैं, हम 101% आपको उसका जवाब देंगे। और आगे आने वाले लेसन्स में हम EasyJet प्लस बॉक्स के बारे में आपको और भी ज़्यादा डिटेल में बताएंगे कि किस तरह से इसके सारे फंक्शंस वर्क करते हैं और कौन सा फंक्शन हमें eMMC के लिए कब उसकी ज़रूरत पड़ती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस तरह की नॉलेजेबल वीडियो हम हमारे व्यूअर्स के लिए बनाते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।